Hello everyone, my name is Vivek Sharma. In this video, we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम यूटीज के गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, देन सेकेंड आर्टिकल में ट्राइबल राइट्स के बारे में, थर्ड आर्टिकल में हम जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन के बारे में बात करेंगे बिल के, एंड लास्ट में हम एमएसएमई की एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले यूटीज के बारे में बात करें तो 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय यूटीज के प्रोविजन नहीं थे। उस समय हमारे जो स्टेट्स हैं कैटेगरी ए, बी, सी और डी के अंदर डिवाइडेड थी, बट 1956 में सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ यूटीज के प्रोविजन आए, जहां पर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड मणिपुर सबसे पहली यूटीज आपकी बनी। इसके बाद टाइम के साथ साथ जैसे हमने फ्रेंच का जो एरिया है पौंडुचेरी, इसको अक्वायर किया तो ये एक यूटी बनी। पुर्तगीज की दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड गोवा जैसी कॉलोनीज को भी हमने यूटी में कन्वर्ट किया, एंड बाद में इनमें से गोवा को हमने स्टेटहुड प्रोवाइड की। अभी जो आपकी लाइक एक हिमाचल प्रदेश होगी, गोवा होगी, मणिपुर होगी, मिजोरम होगी, ये अपग्रेड हो चुके हैं स्टेट्स के अंदर, बट जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी रिसेंटली आपकी यूटी बनी है 2019 में, एंड साथ के साथ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हमने इसे एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट किया है। अब कहते हैं कि भी ये जो यूटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एंड 2026 के अकॉर्डिंगली हमारे पास 8 यूटीज हैं, जिसमें सबसे पहले आती है अंडमान एंड निकोबार, देन चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। अब इसमें हर एक में एडमिनिस्ट्रेशन एक जैसा नहीं है, बट यहां पे आप ये मान के चलें ज्यादातर केसेस में एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एलजी, ये इनको गवर्न करते हैं। वैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है, एंड पार्ट 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239 से 241 इनसे डील करता है। अब इसमें दो कैटेगरीज आती है, एक जिनके पास लेजिस्लेचर है जैसे पुडुचेरी एंड दिल्ली, जम्मू कश्मीर, और दूसरी तरफ जिनके पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है, तो ये चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख जैसी आपकी यूटीज आ जाती हैं। अब कहा जाता है कि भाई जो ये यूटीज है इसमें फेडरलिज्म वर्सेस एक यूनिटरी बैलेंस के बीच में एक डिबेट आती है, जहां पर इलेक्टेड असेंबली जो है उनके पास क्या पावर रहती है, वो एक क्वेश्चनेबल पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर ये सबऑर्डिनेट रहती है यूनियन के, एंड पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट पावर है कि वो स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लेजिस्लेट कर सकती है आर्टिकल 246 क्लॉज 4 के अंडर। एग्जीक्यूटिव की सुप्रीमेसी की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे एक्ट करते हैं, एंड ये एड एंड एडवाइस पे वर्क करने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2019 में, पुडुचेरी के केस में। अभी अगर हम बात करें दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जो पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है और लैंड है, इन चीजों के ऊपर दिल्ली की जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी तरह का कानून नहीं बना सकती है। सिमिलर टू दिल्ली, जम्मू कश्मीर में पब्लिक ऑर्डर और पुलिस अभी भी रिजर्व्ड है एलजी के पास, जबकि पुडुचेरी की बात की जाए तो ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं है जो इस चीज को रोकता हो। हाँ, फाइनेंशियल मैटर में जम्मू कश्मीर के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको यहां पे एलजी की प्रायर परमिशन रिकमेंडेशन लेनी होगी। तो कहा जाता है कि भी देखो एक डेमोक्रेटिक डेफिशिएट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सर्विस अगर हम बात करें तो इस वर्ड को लेके जो दिल्ली में आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है इसके एक ऑर्डिनेंस के थ्रू कुछ चेंजेस किए गए। अब इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली ये कहा कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट सर्विस के रिगार्डिंग जो भी मैटर करती है, जो भी एडवाइस करती है, वहां पे आपके एलजी को इनकी बात माननी पड़ेगी। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इस चीज को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया। वैसे 2019 में भी लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में पुडुचेरी के एलजी को ये कहा गया था कि भाई आप एड एंड एडवाइस से वर्क करेंगे इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इन दोनों केसेस को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको यह देखने को मिलता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको सुप्रीमेसी दी गई है, बट गवर्नमेंट ने इस चीज को रिवर्स कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट आपको देखने को मिलता है, इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन भी देखने को मिलता है, जहां पर एलजी और सीएम एक आपके इलेक्टेड हेड है, एक आपके नॉमिनेटेड है।
तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन देखने को मिलता है, जिससे पॉलिसी पैरालिसिस देखने को मिलता है। एंड यहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी देखने को मिलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से की जाती है अलग अलग अथॉरिटीज के द्वारा। तो यहां कहा जाता है कि भाई आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, एंड इसके लिए एक फंक्शनल बैलेंस एलजी और सीएम के बीच में आपको, एंड सेंटर एंड यूटीज के बीच में आपको लाना चाहिए। लेजिस्लेटिव क्लैरिटी लेके आइए, एंड डिस्क्रिशनरी पावर क्या है यहाँ पे उसको आप डिफाइन कीजिए, एंड लोकल रिप्रेजेंटेशन को आप एम्पावर कीजिए। इससे रिलेटेड ये आपका कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है मेंस का, एंड साथ के साथ आपका प्रीलिम्स का पीवाईक्यू। आइए अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल। अभी उड़ीसा में बॉक्साइट मिनरल की एक माइन को लेके वायलेंट क्लैश देखने को मिला लोकल ट्राइबल ग्रुप्स और पुलिस के बीच में। अगर देखा जाए तो ये माइनिंग एंड ट्राइबल राइट्स का एक बहुत पुराना हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क देखने को मिलता है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और प्रोटेक्शन की बात की जाती है एक तरफ, और दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव अपडेट्स की बात की जाती है। तो अभी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर हमने मिनरल्स को तवज्जो दी है, तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। करंट कॉन्फ्लिक्ट में क्या देखने को मिल रहा है, लार्ज स्केल माइनिंग की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है लोकल कम्युनिटी की, इसकी वजह से अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से अप्रैल 2026 में यहां पे जिस एरिया की हम बात करें, यह है साजिमली, यहाँ पे बॉक्साइट माइनिंग की परमिशन मिली थी वेदांता ग्रुप को, एंड इसके ऊपर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई फेक कंसेंट यहाँ पे लिया गया है, जिसके बेसिस पे ग्राम सभा को पूरी तरह से बाईपास किया गया। वैसे हसदो वाले एरिया में भी, छत्तीसगढ़ में भी सेम इसी तरह की रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है, जहां पर कोल माइनिंग की जो एक्सपेंशन चल रही है उसको लेके लोकल कम्युनिटी फाइट कर रही है। तो कहते हैं कि भी ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का एक कंसर्न है यहाँ पे। क्रिटिकल मिनरल्स अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसके नॉर्म्स को और ज्यादा ईज किया जाए, बट यहाँ पे बाईपास करना जो कंसेंट वाली रिक्वायरमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिश गाइडलाइंस को वायलेट करता है। वैसे गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को भी बनाया है, ये एक ट्रस्ट की तरह सेटअप किया गया, जो कि माइनिंग से इंपैक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें लोगों को हेल्प करने का काम करेगा, और इसमें जो पैसा आएगा वो माइनिंग की रॉयल्टी इनकम से आएगा। इसमें अभी 80,000 करोड़ रुपए हैं। कहा जाता है कि ये ज्यादातर फंड आपका अंडर यूटिलाइज रहता है, एंड कई बार इसे डिवोट कर दिया जाता है जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि यूज किया जाना चाहिए था इस एरिया में पानी, हेल्थ या सड़क जैसे काम के लिए। तो कहा जाता है देखो, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है आपका, इसमें ग्राम सभा की कंसेंट मैंडेटरी है। माइनर मिनरल में पेसा एक्ट के अंडर कंसेंट आपको जरूरी है। देन फॉरेस्ट डिवोजन की बात की जाए तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में ग्राम सभा की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। एंड वेलफेयर फंड की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, जहां पर कम्युनिटी की बायो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस के लिए इसको यूज किया जाना चाहिए। तो अल्मीनियम की बात की जाए तो इसका एक सोर्स है बॉक्साइट, एंड ये अगर हम देखें तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंडर आता है, एंड यहां पे मिनरल एंड माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 इसको गवर्न करता है। वैसे अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में आए तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 भी इसमें इन्वॉल्व होता है। भारत में उड़ीसा की बात की जाए तो प्रोडक्शन में सबसे आगे उड़ीसा ही है, एंड यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इशू हमें देखने को मिलता है कंसेंट और फ्रॉड एलिगेशन को लेके, तो ग्राम सभा को यहां पे आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, इस तरह के कहीं ना कहीं चीजों को आपको रोकना चाहिए। देन लाइवलीहुड वर्सेस इंडस्ट्री की बात की जाए तो ट्राइबल कम्युनिटी को ये डर है कि लार्ज स्केल माइनिंग से उनका फॉरेस्ट इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, जिससे उनके फूड, वाटर और कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर असर पड़ेगा। नेमगिरी स्ट्रगल को आप याद रखिए, जहां पे कोंडा ट्राइब ने सक्सेसफुली ऐसी माइनिंग को रोका था, एंड ईस्टर्न घाट ऑलरेडी एक फ्रजाइल इकोसिस्टम है, इसके ऊपर इस तरह से हम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो नेगेटिव असर पड़ेगा पूरे इकोसिस्टम पे। तो कहते हैं कि भी देखो, ये सुजीमली जो एरिया है रिजर्व है, इसमें 1500 जो हेक्टेयर एरिया है वे ये इंपैक्ट होगा, बट कहीं ना कहीं इस 1500 मिलियन हेक्टेयर एरिया के 1500 हेक्टेयर एरिया की बात की जाए तो इससे कहीं ना कहीं हम 300 मिलियन टन हाई ग्रेड बॉक्साइट को निकाल सकते हैं, जो कि आपकी रंजीगढ़ वाला जो एरिया है यहाँ की एल्यूमिनियम प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा। अब उड़ीसा की बात की जाए तो भारत का टोटल मिनरल रिजर्व जो है उसका 17% उड़ीसा में है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि उड़ीसा में ये एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। जेन्युइन कंसल्टेशन के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए पेसा एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर, एंड साथ के साथ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को आपको बूस्ट करना चाहिए, जहां पे आप इंश्योर करो माइनिंग का नेगेटिव असर ना पड़े, जो कि इरिवर्सिबल हो, मतलब ऐसा इंपैक्ट आप कम से कम होने दें। बाकी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के जो फंड है उसको आप अच्छे से शेयर कीजिए,
जिससे लोकल कम्युनिटी की रेजिस्टेंस को आप रोक सके। तो याद रखें कि इससे रिलेटेड ये आपका एक पीवाईक्यू है एंड प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। आइए अब बात करते हैं जन विश्वास बिल की। देखो, अभी तक क्या होता था कि इंडिया के अंदर इंस्पेक्टर राज रहा करता था, जिसमें छोटी सी भी गलती के लिए एक आप एमएसएमई या किसी भी इंडस्ट्री को एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते थे। तो भारतीय सरकार अब ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करें। इससे पहले भी 2023 में इस तरह का एक जन विश्वास बिल आया था, जिसको एक्ट में हमने कन्वर्ट किया। इससे 42 सेंट्रल लॉ को हमने कहीं ना कहीं चेंज किया एंड 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया। अब ऐसा ही लगभग 79 हम कहीं ना कहीं एक्ट के साथ करने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट 23 मिनिस्ट्रीज के साथ अटैच्ड है एंड इससे 784 यानी 784 प्रोविजंस को हम अमेंड करने वाले हैं। तो कहते हैं कि भाई इसमें हम दंड की जगह न्याय की बात कर रहे हैं एंड यहां पर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम फॉलो करेंगे। अब इसमें क्या रहेगा, देखिए, ओवर क्रिमिनलाइजेशन में आपको यह देखने को मिलता है कि छोटी सी भी गलती की वजह से जेल टर्म देखने को मिलती है एंड एक नॉर्मल जो बिजनेसमैन है उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है। वैसे ही हमारी जुडिशरी में 5 करोड़ के करीब आपके केस पेंडिंग है, तो जुडिशरी का टाइम इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, बिकॉज बहुत सारे इसमें से केस सिर्फ माइनर रेगुलेशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो कहते हैं इसका डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट पड़ता है एमएसएमई के ऊपर, क्योंकि इनके पास इतने फाइनेंशियल कैपिटल नहीं होती। लार्ज कॉर्पोरेट्स के पास अपनी खुद की कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है और इनके पास वो चीज नहीं होती है, तो इसका इंपैक्ट रहेगा। देन यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्मलाइजेशन को भी आप डिसइंसेंटिवाइज कर देते हैं, बिकॉज इंस्पेक्टर राज जितना आपका फैलेगा उससे नेगेटिव इंपैक्ट उतना ही आएगा। तो कहते हैं कि भी इससे ईज ऑफ लिविंग भी आप प्रमोट करेंगे एंड जस्टिस डिलीवरी भी और ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगी। तो इसमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स रहेगा, आपकी जितनी भारी गलती उतनी बड़ी सजा। मोर ओवर मॉनेटरी पेनल्टी यहां पर बात की जा रही है, इंप्रिजनमेंट की बात नहीं की जा रही है। इंस्टीट्यूशनल रिलीफ रहेगा, यहां पर आपको एपलेट अथॉरिटी को आप अपने किसी भी जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, तो वो भी चीज देखने को मिलेगी एंड जुडिशियल रास्ता भी आपके पास यहां पे खुला रहेगा। तो कहा जा रहा है कि भाई देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। इस बिल को अगर आप ठीक लाना चाहते हो तो आपकी क्वासी जुडिशियल फंक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मोर ओवर एक्सेसिव डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ पे अथॉरिटीज को देंगे, तो पावर के साथ कहीं ना कहीं एक कहावत है ना, विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कई बारी ऐसा भी हो सकता है कि भाई पावर करप्ट्स पीपल एंड समटाइम एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, तो वो प्रॉब्लम ना आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन फाइनेंसिंग। देखिए, एमएसएमई सेक्टर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर बात की जाए तो इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन लगभग 31% जीडीपी में है, 48% हमारी एक्सपोर्ट में है एंड मोर देन 32 करोड़ लोगों को ये रोजगार प्रोवाइड करता है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि 7 लाख के करीब, 7.5 लाख के करीब आपकी एमएसएमई आती है। तो कहा जाता है कि भाई एग्रीकल्चर के बाद ये सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली आपकी एक सिस्टम है। अब गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा एक बदलाव किया, जहां पर माइक्रो को अब हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट वाली माइक्रो इंडस्ट्री होती है, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ तक हो सकता है। स्मॉल में 25 करोड़ तक की आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, 100 करोड़ तक का टर्नओवर हो सकता है। मीडियम में 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो सकती है और 500 करोड़ तक का आपका एक, आप ये कह सकते हो, टर्नओवर हो सकता है। तो कहते हैं कि भी देखो, कई बार ऐसा होता है एमएसएमई अपने आप को बहुत छोटा इसलिए भी रखते हैं, इससे गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलते रहे। तो ये डेफिनेशन में इनकी जो कैटेगरी है उसको मेंटेन करने के लिए जो नंबर्स है इस वजह से चेंज किए गए, ताकि जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर इन्हें कोलैटरल फ्री लोन मिल सके अप टू 10 करोड़, या आपके जैसे पीएम मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन के अंडर भी इनको आप ये कह सकते हो कि बेनिफिट मिल सके। मोर ओवर जैसे ट्रेड जैसे प्लेटफॉर्म है, इसका भी ये एक्सेस कर सके। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके। तो क्वालिटी के ऊपर भी हमारा फोकस है, जिसमें हम सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी और इन्वायरमेंटल कंप्लायंस के लिए। तो कहते हैं कि अभी करंट चैलेंज क्या है कि कहीं ना कहीं मिडल मैन क्राइसिस आपको देखने को मिलता है लार्ज कंपनी और छोटी फर्म्स के बीच में, एंड मोर ओवर अभी क्रेडिट गैप भी आपका बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे क्रेडिट गैप क्यों बड़ा है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है, एमएसएमई का फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, और इनका जो रिटर्न पीरियड है वो भी आपको अनसर्टेन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कोलैटरल नहीं होता है इनके पास, क्योंकि स्मॉल यूनिट्स होती है, तो इस वजह से भी एक प्रॉब्लम रहती है एंड इनकी बहुत कोई स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं होती, क्रेडिट वर्दनेस भी कम रहती है।
तो कहते हैं एक मैकेनिज्म यहाँ पे ये हो सकता है कि एक एंकर कॉर्पोरेट यानी एक बड़ी कंपनी जैसे टाटा मोटर या हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये इनको सपोर्ट करे, जहां पर एक गारंटी रिजर्व को क्रिएट करे, ये 1 से 2% लोन पूल के साथ। तो क्या होगा कि अगर लेट्स से ये फेल भी करते हैं तो बैंक्स इनसे यानी इस रिजर्व से अपने पैसे को रिकवर कर सकेंगे, तो इससे बेनिफिट मिलेगा। तो कहते हैं कि भी देखो एमएसएमई को अफोर्डेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत है, जिससे ये रूफटॉप सोलर पैनल, एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी और वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस कर सके। और कॉर्पोरेट सेक्टर अगर हम बात करें कि ये अपनी एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के जो टारगेट हैं, इसको ये अचीव कर सकते हैं अगर इनके साथ ये मिलके काम करते हैं। एंड ओवरऑल इकोनॉमी में हमारा जो नेट जीरो अचीव करने का टारगेट है बाय 2070, हम उसको भी यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। तो कहते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा इस ग्रीन पेमेंट्स को। मोर ओवर सिडबी और नबार्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन को आप यहाँ पे प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपिटल के साथ कंबाइन करने के लिए कहिए, उनके साथ ब्लेंड करने के लिए कहिए इन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स में। एंड रिंग फेंसिंग फंड के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, जहां पे ग्रीन बॉन्ड्स को आप प्रमोट कर सकते हो या सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन को आप प्रमोट कर सकते हो। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी। आज के ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।